सोचिए, ये जो ममी एक कांच के बक्से में बंद है, कभी इसके सामने हजारों लोग सजदे में झुकते थे। उन्हें इसमें सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अपना भगवान नजर आता था। जी हाँ, 3000 सालों तक एक पूरी की पूरी सभ्यता बस इसी एक आइडिया पर चलती रही कि उनका शासक, जिसे वो फेरो कहते थे, वो धरती पर चलता फिरता एक भगवान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इंसान इतना शक्तिशाली कैसे बन गया और इतनी कमाल की सभ्यता अचानक गायब कहाँ हो गई। यही दो सवाल हैं जो हमें इस पूरी कहानी में रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और मिस्र की कहानी एक नदी से शुरू होती है। देखिए, ये एक सीधी सी बात है। जब लोगों को खाने पीने की चिंता नहीं होती ना, तभी उनके पास कुछ बड़ा सोचने, प्लान करने और सपने देखने का वक्त होता है। नील नदी ने मिस्र को यही तोहफा दिया था, एक ऐसी जमीन जिसने एक महान सभ्यता की नींव रखी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक साम्राज्य बनने से पहले मिस्र असल में नील नदी के किनारे बसे दो अलग अलग राज्य थे, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। दोनों के अपने अपने राजा, अपने ताज और अपने देवी देवता थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक शासक की, जिसका नाम था नौमर। उसने अपनी ताकत और कूटनीति से इन दोनों हिस्सों को एक कर दिया। ये सिर्फ जमीन को जोड़ना नहीं था, ये एक नए विचार का जन्म था कि अब से एक मिस्र होगा और एक ही राजा होगा। जमीन तो जुड़ गई, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। ये दौर था लोगों के विचारों को जोड़ने का, जिसने मिस्र की किस्मत ही बदल दी। अब लोगों ने सोचा कि यार, दो राज्यों को एक करना, ये किसी आम इंसान के बस की बात तो हो नहीं सकती। जरूर इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है। और बस यहीं से उन्होंने मान लिया कि उनका राजा सिर्फ कोई पुजारी नहीं, बल्कि खुद एक भगवान है। यही वो आइडिया था जो इस पूरी सभ्यता का इंजन बना। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। उनकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू सीधा फेरो से जुड़ गया था। अगर नील नदी में बाढ़ सही समय पर आई तो वाह, फेरो ने देवताओं को खुश कर दिया। और अगर सूखा पड़ गया तो मतलब फेरो नाकाम रहा। धर्म और राजनीति, समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। अब अगर आपके पास इतनी दैवीय शक्ति है तो उसे दुनिया को दिखाना भी तो पड़ेगा, है ना? कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। और यहीं से शुरू हुआ पिरामिड बनाने का दौर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 टन से ज्यादा ये एक एक पत्थर का वजन है। और ये सब बिना किसी आज की जैसी मशीन के। ये इंसानी इच्छा शक्ति और विश्वास की एक ऐसी मिसाल है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। आमतौर पर हमें लगता है कि ये सब गुलामों ने बनाया होगा, है ना? लेकिन सच, जैसा कि अक्सर होता है, थोड़ा अलग है। इन्हें बनाने वाले कुशल कारीगर थे, जिन्हें लगता था कि वे अपने राजा के लिए नहीं बल्कि सीधे अपने भगवान के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा करके वे मरने के बाद के जीवन में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर बहुत गंभीर थे। उनके लिए मौत एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा थी, एक नई यात्रा की शुरुआत। और मम्मी बनाने का ये जो पूरा प्रोसेस था, ये उनके इसी गहरे विश्वास का सबूत था कि आत्मा की अगली यात्रा के लिए शरीर को बचाकर रखना बेहद जरूरी है। लेकिन इतनी लंबी कहानी हमेशा एक जैसी सीधी लाइन में तो नहीं चल सकती। मिस्र के 3000 साल के इतिहास में भी कई उतार चढ़ाव आए। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि मिस्र की कहानी एक साइकिल में चली है। शक्ति आती थी, फिर बिखर जाती थी और फिर से एकजुट होती थी। पुराने साम्राज्यों के बाद पतन का दौर आया, फिर मध्य साम्राज्य ने स्थिरता लाई और उसके बाद आया नया साम्राज्य, जिसने मिस्र को उसकी सबसे बड़ी बुलंदी पर पहुंचाया। इसी नए साम्राज्य के दौर में कुछ बड़े ही दिलचस्प किरदार आए। एक थे अखेनातिन, जिन्होंने कहा कि सारे पुराने देवी देवता छोड़ो, बस एक ही भगवान को पूजो। लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ थे रामसेस द्वितीय, जिन्होंने लड़ाई के बाद दुश्मनों के साथ इतिहास की पहली शांति संधि की, ये समझते हुए कि हमेशा लड़ते रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है, और मिस्र के सुनहरे दौर का अंत भी अब करीब आ रहा था। ये लाइन उस वक्त का आईना दिखा देती है। अंदरूनी तौर पर साम्राज्य कमजोर हो रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, और इसी कमजोरी ने बाहरी दुश्मनों को हमला करने का न्योता दे दिया। और फिर शुरू हुआ हमलों का एक लंबा सिलसिला, एक के बाद एक।
नूबियन, असीरियन, फारसी और फिर सिकंदर महान के नेतृत्व में यूनानी आए। हर नए आक्रमणकारी के साथ मिस्र की आज़ादी थोड़ी और कम होती चली गई। और इस कहानी के आखिरी चैप्टर में आती हैं शायद सबसे प्रसिद्ध शासक क्लियोपैट्रा। उन्हें सिर्फ सुंदरता से जोड़ना गलत होगा। वो एक बहुत ही तेज दिमाग और शातिर नेता थीं। उन्होंने विशाल रोमन साम्राज्य से अपने राज्य को बचाने के लिए जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ गठजोड़ करके एक आखिरी हताश कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। एक्टियम की लड़ाई में हार के साथ आखिरकार वो खेल खत्म हो गया। क्लियोपैट्रा की मौत के साथ ही 3000 साल पुरानी फ़ेरो की गद्दी एक विदेशी साम्राज्य के लिए सिर्फ एक सूबा बनकर रह गई। फ़ेरो का युग हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। तो इतनी लंबी, इतनी विशाल कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? शायद यही सबसे बड़ा सबक है। सोचिए, फ़ेरो ने खुद को अमर समझा और हमेशा के लिए पत्थर के पिरामिड बनवाए, लेकिन वक्त ने सबको याद दिलाया कि पिरामिड तो शायद खड़े रहेंगे, पर उन्हें बनाने वाले भगवान, राजा अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, वो ये है कि जब कोई समाज अपने शासकों को भगवान का दर्जा दे देता है, उन पर सवाल उठाना बंद कर देता है, तो क्या होता है? शायद तब किसी भी महान सभ्यता का पतन सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।